माय मेमोरी ऑफ यू वाज खून भरी मांग, जब मैं इतनी डर गई थी। लेकिन आई थिंक बहुत से लोग डरे थे उस फिल्म से। मुझसे बहुत से बच्चे डर गए थे, बहुत से लोग डर गए थे, लेकिन इट वाज माय मोस्ट सक्सेसफुल हिंदी फिल्म। कबीर बेदी साहब मेरे साथ हैं रेडियो नशा पर। मुझे एक याददाश्त जो है आपके साथ शेयर करनी है। जब मैं 80s में आई थिंक बहुत छोटी सी थी, लेकिन एक कमाल की फिल्म आई थी जिसका नाम था खून भरी मांग, और मैं इतनी डर गई थी। तो माय फर्स्ट मेमोरी ऑफ यू इज, हाय ये आदमी कहीं मिल जाए तो ये मुझे मार डालेगा, बट दैट जस्ट गोज कि वो कितना कमाल का परफॉर्मेंस था, कितनी कमाल की फिल्म थी। और आई थिंक एक बहुत ही निडर चॉइस थी एक एक्टर जैसे कि आप हैं, और हमेशा से रहे हैं। आई वांट टू टेक यू टू दिस बुक, इट्स कॉल्ड स्टोरीज आई मस्ट टेल, द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर कबीर बेदी। तो मैं इसी के साथ शुरुआत करना चाहूंगी एक्चुअली कि इस पैंडेमिक में थोड़ा सा वक्त मिला है लोगों को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का। क्या ये किताब पैंडेमिक का एक प्रोडक्ट है या फिर हमेशा से आपको ये किताब लिखनी थी? थैंक यू रोहिणी। ये किताब वाकई पैंडेमिक की प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं बरसों से सोच रहा था कि मुझे अपनी कहानी लिखनी है, और कई डाउट से, कई चीजें जिसमें मैं क्लियर नहीं था कैसे ये स्टोरी लिखूं, किस तरह लिखूं, क्योंकि राइटिंग इन लिनियर स्टाइल, एक स्टार्ट टू फिनिश लिखना मुझे बहुत बोरिंग लगा। तो पैंडेमिक की शुरुआत में मुझे एक समझिए एक समझ आई, एक विजन आया कि ये मैं कई स्टोरीज बना के अपनी कहानी लिख सकता हूं, और ये स्टोरीज की अपनी लेंथ होगी, अपना टाइम स्केल होगा, कुछ ओवरलैप भी होंगी, लेकिन जब आप उनकी टोटलिटी देखें तो मेरी जिंदगी की कहानी बन जाती है। एक बार ये क्लैरिटी आई मेरी जिंदगी में, मेरे दिमाग में, तो मैंने एक जुनून में एक कहानी लिखी। 6 महीने में पहला ड्राफ्ट कंप्लीट किया मैंने। उसके बाद कुछ महीने लगे उसे पॉलिश करने, करेक्ट करने, और फिर से लिखने की। लेकिन वाकई ये पैंडेमिक का एक प्रोडक्ट है, और पैंडेमिक में रिलीज हुआ है, और पैंडेमिक में पढ़ा जा रहा है। तो कमाल की बात यह है कि आपके पास टाइटल्स की तो कमी नहीं होगी, क्योंकि इतनी बाहर से अगर देखें तो कह सकते हैं रंगीन जिंदगी रही है। इतना कुछ हुआ है, यू सीन सम अनइमेजिनेबल हाइट्स, जो अक्सर किसी एक्टर के लाइफ में नसीब नहीं होते उनको, बिकॉज यू सीन रियल स्टार, यू सीन स्टारडम आउटसाइड बियॉन्ड द बाउंड्रीज, जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं हमारे। आप इटली में स्टार रहे हैं, हॉलीवुड में स्टार रहे हैं, यहाँ पर भी स्टार रहे हैं। तो मुझे लगा कि टाइटल कुड हैव बीन एनीथिंग, बट यू चोजन टू टेल द इमोशनल स्टोरी। अब ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि जब मैंने किताब पढ़ी मुझे यही लगा कि अक्सर हम एक्टर्स को देखते हैं और उनके बारे में जानते हैं सुर्खियों से, और उनकी जिंदगी के बारे में कहानियां जो हैं हम जैसे लोग बताते हैं, चाहे रेडियो पर, चाहे टेलीविजन पर, चाहे उस टाइम पर तो फिल्म मैगजीन्स हुआ करते थे। लेकिन एक एक्टर की लाइफ इससे कई ज्यादा है। इट्स नॉट जस्ट द वर्क दैट यू सी ऑन स्क्रीन। इसके बारे में राइट। बताएं कि ये क्यों करना जरूरी लगा था आपको? मेरी आत्मकथा जो है, अम, इसमें मैंने अपने दिल की गहराइयों से बात की है, क्योंकि इसमें कहानियां हैं रिश्तों की, चिंताओं की, गजब की सफलताओं की, मेरी गलतियां गलतियां भी, अम, और उसमें कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय जीतें हैं जिन्होंने भारत को गौरवान्वित भी किया। तो इससे मैंने अपनी पूरी जिंदगी डाली है, उसके पूरी जिंदगी के बारे में लिखा है, पूरी दुख 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 देने वाली ट्रेजेडीज, त्रासदियां, और मैंने किस साहस से बॉलीवुड, हॉलीवुड, और यूरोप के रोमांचक उतार चढ़ाव को पार किया। मेरी आत्मकथा मेरे भावनाओं का अनुभव है। बिल्कुल, और बिल्कुल और भावनाओं का ही अनुभव है, क्योंकि ये जो जिंदगी है, ये बाहर से जितनी भी चकाचौंध वाली लगे, एंड व्हाट आई रेड इन द बुक, एंड आई हैव टू टेल यू दिस, इतना एट पॉइंट्स बहुत ही बुरा लगा। सो आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन मुझे लगा हाय, इट्स सो टफ लीडिंग दिस लाइफ।
इट इज टफ, इट इज टफ। ये दुनिया की सबसे इनसिक्योर प्रोफेशन है। जिनके पास सफलता है उनको डर लगता है कि वो सफलता उनके हाथों से निकल जाएगी। 3 फ्लॉप हो गई और 3 पिक्चर फ्लॉप हो गई तो बस कुछ भी हो सकता है। जिनके पास ये सफलता नहीं है, ये सफलता चाहते हैं और सब कुछ उसके लिए करना चाहते हैं और करेंगे, और उस दुख में रहते हैं कि मुझे ये सफलता नहीं मिली है। और दूसरी बात यह है, एक्टरों की नजर से ये कोई ऐसा बिजनेस नहीं जहां जितनी मेहनत आप करें उतनी तरक्की या सफलता पाएं। यहां यूर ऑलवेज डिपेंडेंट कि कोई कहे आई वांट यू इन माय रोल, इट्स नॉट योर चॉइस, इट्स देयर चॉइस। उसकी भी बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है। तो कई इनसिक्योरिटीज हैं इस बिजनेस में, और सफलता की अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, फेलियर की अपनी इनसिक्योरिटीज हैं। और ये मैंने महसूस किया है बॉलीवुड में, यूरोप में, हॉलीवुड में। तरह तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को शेप किया। उसमें मेरे रिश्तों ने भी मुझे बहुत इफेक्ट किया है। वो उसके बारे में भी मैंने लिखा है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, किताब तो इट वाज सो फास्ट, वाज सच अ क्विक रीड, क्योंकि हम इन किरदारों से वाकिफ हैं। आपसे तो हम वाकिफ हैं ही, लेकिन जिनके साथ आपके रिश्ते थे हम उनको भी जानते हैं, चाहे उनको टेलीविजन पर देखा हो या फिर उनके बारे में हमने पढ़ा हो। लेकिन टेक यू बैक, क्योंकि आपकी आवाज, एंड क्योंकि हम आवाज की दुनिया के शौकीन हैं, हम यहाँ पर खिलाड़ी हैं, आपकी आवाज ही आपका अंदाज रहा है। और द फैक्ट दैट एक टाइम पर आप भी हमारी तरह रेडियो पर काम कर रहे थे, लेकिन वो दौर जो था आपके लिए उतना सेटिस्फाइंग नहीं रहा, क्योंकि बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी थी उस रेडियो की इंडस्ट्री में उस टाइम पर। संक्षेप में अगर कुछ 1 या 2 किस्से हमें सुना सकते हैं। बात ये थी कि मैं सेंट स्टीवेंस कॉलेज में पढ़ा करता था, और हालांकि सेंट स्टीवेंस इंडिया का नंबर 1 कॉलेज था, मेरे माता पिता का जीवन ऐसा था कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। घर में कोई पैसे नहीं थे, तो आई हैड टू वर्क माय वे थ्रू कॉलेज। तरीके ढूंढने पड़े, और उसमें ऑल इंडिया रेडियो में फ्रीलांस करना एक तरीका था। जब मैं उनके साथ फ्रीलांस कर रहा था, उस वक्त मैंने सुना कि बीटल्स दिल्ली पहुंचे, और बीटल्स मेरे सबसे बड़े, मतलब आई वाज देयर बिगेस्ट फैन एंड दे वर द बिगेस्ट ग्रुप इन द वर्ल्ड फॉर मी। तो मैंने फैसला किया कि मैं किसी तरह उनसे मिलना चाहता हूँ और मिलूंगा। तो मैंने अपने बॉस से कहा मुझे जरा इजाजत दीजिए, टेप रिकॉर्डर दीजिए, बैच दीजिए। उन्होंने कहा आप कहाँ मिलेंगे बीटल्स से, पूरा दिल्ली प्रेस कॉर्नर उनके पीछे पड़ा हुआ है। मैंने कहा बैच तो दीजिए, टेप रिकॉर्डर दीजिए, देखिए। तो जैसे कि कोई बच्चे को स्वीट दे रहा हो, अच्छा 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 चलो ले जाओ। तो मैं ओबरा इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में गया जहां वो ठहरे हुए थे, और सब बीटल्स की तलाश में थे। मैं जानता था मुझे उनके मैनेजर ब्रायन एप्स्टाइन तक पहुंचना है, वही रास्ता था मेरे लिए, और मैं उन्हें पहचानता था क्योंकि मैं बीटल्स का बहुत बड़ा फैन था। 2-3 घंटे बाद वो आए, लिफ्ट से उतरे, एग्जिट की तरफ चले, और मैंने उनको कहा सर, सरकार ने बीटल्स का इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया आज रात 10 बजे। सरासर झूठ था, लेकिन तरीका तो ढूंढना था। वो नाराज हो गए। The boys would not give any interview to anybody। लेकिन मैं उनकी एक वीकनेस जानता था, वल्नरेबिलिटी जानता था, क्यों मैं जानता था कि वो मनीला से आए हैं, और मनीला में सरकार के साथ उनके साथ प्रॉब्लम हो गई थी, और उस वक्त मार्कोस डिक्टेटर थे। तो जब एयरपोर्ट से निकल रहे थे तो मैन हैंडलिंग हुई, हाथापाई हुई एयरपोर्ट पे, तो बहुत बड़े सीन्स हुए। तो मैंने कहा सर दिस इज अ गवर्नमेंट मैटर, इफ द गवर्नमेंट विल गेट अपसेट विद द बीटल्स, मैं उनका सबसे बड़ा फैन हूं, ये होना नहीं चाहिए, मुझे इंटरव्यू दीजिए, नहीं तो बीटल्स के लिए गवर्नमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा। तो फाइनली उन्होंने मंजूर किया, एंड आई फाउंड माई सेल्फ इन द रूम विद द बीटल्स। और इंटरव्यू में क्या हुआ वो मैंने अपनी किताब में लिखा है। लेकिन उस कमरे में मौजूद होना जहां बीटल्स थे, इट वाज सरियल। मतलब द बीटल्स सिर्फ एक कमाल के म्यूजिशियंस नहीं थे, एक पूरा जमाना जो 1960s का था,
जिसमें हमारी पूरी कॉलेज की जनरेशन बिलीव करती थी अमेरिका में एंटी वॉर प्रोटेस्ट से, हिपीज का जमाना था, काउंटर कल्चर का जमाना था, वियतनाम वॉर के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे, साइकेडेलिक क्लोथ्स पहने जा रहे थे, पिल की इन्वेंशन हुई जिसने सेक्सुअल फ्रीडम दी सबको। तो एक रिबेलियन था हवा में, और हम उस रिबेलियन में शामिल होना चाहते थे। वी वांटेड टू चेंज द वे द ओल्ड जनरेशन वाज डोमिनेटिंग द लैंडस्केप, डोमिनेटिंग द सोसाइटी। तो ये बहुत बड़ा मोमेंट था मेरे लिए, बहुत बड़ा इंटरव्यू सिर्फ नहीं था, इट वाज लाइफ चेंजिंग। क्योंकि उसके बाद जिस तरह ऑल इंडिया रेडियो ने इस इंटरव्यू को ट्रीट किया, बुरी तरह ट्रीट किया, अब डिटेल्स नहीं बताऊंगा क्योंकि किताब में बहुत दिलचस्प है, लेकिन उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इन लोगों के साथ काम नहीं करूंगा, मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। फिर सोचने लगा जिंदगी में मैं क्या करूंगा, फॉरेन सर्विस ज्वाइन करूंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जर्नलिस्ट, टूरिस्ट गाइड, पता नहीं क्या क्या ऑप्शन सोचे मैंने। फाइनली मैंने फैसला किया कि मैं बम्बई आके एक डायरेक्टर बनूंगा। तो डायरेक्टर बनने की तलाश में मैं दिल्ली छोड़ के बॉम्बे आया, और उसके बाद पूरा एक और किस्सा शुरू हुआ। मेरी किताब में मेरी आत्मकथा में बहुत ही कहानियां हैं, और पूरी कहानी तो बता नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत सी कहानियां, बहुत सी दिलचस्प वाक्य हैं। लेकिन कमाल की बात यह है बेदी साहब कि कैसे आपको हर मतलब फोटोग्राफिक मेमोरी जिसे कहते हैं, जिस दिन आप प्रतिमा से मिले आपको आज भी याद है कि उनके बाल किस कदर उनके चेहरे को फ्रेम कर रहे थे। ओहो, आई मीन दैट्स सो ब्यूटीफुल। और मुझे ये भी जब आपने कहा कि बीटल्स का ये जो जमाना था, एक इम्पैक्ट, एक प्रभाव था, दिस सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल फ्रीडम, कहीं ना कहीं आप पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा, क्योंकि आई थिंक इट वाज वेरी नॉवेल एट दैट टाइम टू इवन थिंक ऑफ अ कॉन्सेप्ट। आज भी लोग ओपन मैरिज कहने से भी डरते हैं। उस टाइम पर इतने बोल्ड चॉइसेस, लेकिन इसके बारे में मुझे जानना है कि इतने बोल्ड चॉइसेस कैसे किया आपने? प्रतिमा से मैं कैसे मिला, कैसे हमारा रोमांस डेवलप हुआ, क्या मैं तो नहीं चाहता था कि मैं प्रतिमा को डेट करूं, क्योंकि मैं उस वक्त फिल्म मेकर था, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में। मैं नहीं चाहता था कि मॉडल को डेट करूं, ताकि मॉडल का प्रेशर आए कि मुझे काम दो, या लगे कि मैं मॉडल का फायदा उठा रहा हूं। तो कई रीजन है कि मैं मॉडल को डेट नहीं करना चाहता था। लेकिन प्रतिमा वाज वेरी क्लियर दैट शी वांटेड मी इन हर लाइफ। एनीवे, अल्टीमेटली वी गॉट मैरिड। लेकिन ये मैरिज इस तरह नहीं शुरू हुई कि जमाना ही ऐसा है, वी विल हैव एन ओपन मैरिज। वी स्टार्टेड अ वेरी नॉर्मल मैरिज। लेकिन क्या क्या गुजरती है, क्या ऐसे हादसे होते हैं एक मैरिज में जो नॉर्मल मैरिज से लेके ओपन मैरिज बन जाती है, ये मैंने अपनी किताब में एक्सप्लोर किया और लिखा है। और लोगों को जानना चाहिए कि ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, और ओपन मैरिज में रहने की क्या एक्सपीरियंस है, क्या गुजरती है दोनों पे, क्या होता है सिचुएशन। इट्स नॉट जस्ट सेक्सुअल फ्रीडम, व्हाट इज द इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग इन एन ओपन मैरिज, दैट आई हैव एक्सप्लोर्ड इन माय बुक, and for that reason alone people should buy my book and read it. And very well, क्योंकि I think your life, you may not agree because आपने किताब लिखी है, लेकिन अगर मैं आपकी किताब देखूं और मैं पढूं, एंड शायद मेरी फेमिनिस्ट एक गेज है कि ये जिंदगी कबीर बेदी की ऑनेस्टली औरतों ने लिखी है। उन्होंने खुद ये लिखी ही नहीं, क्योंकि इन औरतों ये औरतें आई हैं हरिकेन्स की तरह, and you just stood there and you kind of let life happen. I don't know if you'll agree with me, lekin ye powerful, very very powerful women who've been in your life. And what I find very interesting is also, aapne bhi iske bare mein ek line mein kaha hai कि it might be a little bit of a coincidence कि ये नाम जो है परवीन आपकी जिंदगी में एक बार नहीं 2 बार आया है, और कितना मुश्किल हो सकता है एक इंसान के लिए, क्योंकि इस नाम के साथ इतना एक लोडेड नाम है। तो
आई वुड लव फॉर यू, खास करके रेडियो नशा पर, जो हम रेट्रो फिल्मों के दीवाने हैं, ये जो एक दौर था परवीन बाबी के साथ, अक्सर लोग ये नहीं देखते कि ये आपके लिए और परवीन के लिए कितना मुश्किल था। इसके बारे में अगर आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं। ये साफ करें कि आप किस परवीन की बात कर रही हैं। The thing is, yes, there have been two Parveens in my life. The big difference is the first Parveen, with Parveen Babi, who I had in my life, I had a very deep, intense, tumultuous relationship with her, which ultimately ended with our separating. The present Parveen in my life has given me great happiness, great love, and has reinforced my belief in marriage. आखिर अगर मैं शादी में यकीन नहीं करता तो मैं इतनी शादियां क्यों करता? I could remain single, I could remain fancy free, I can do what I want. लेकिन I like the idea. I चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी को अपने हमसफर के साथ बांट सकूं. हम कितनी जगह जाते हैं, कमाल के फंक्शंस में कमाल के लोगों को मिलते हैं, कमाल के लोकेशन पे जाते हैं. अल्टीमेटली अगर हम अकेले एक होटल कमरे में आए तो एक बहुत अकेला सफर हो जाता है. वेरी लोनली जर्नी. That's why I believe in marriage. I like to relate and share my life with a woman that I love. And finally, with Parveen Dosanjh, who's meeting and falling in love, etc. I've also talked about my book. ये एक अलग कहानी है. So this is a happy ending story. But the story of Parveen Babi was much more complicated, much more complex. क्योंकि उस वक्त जब मैं परवीन से पहले मिला और हमारा रिश्ता शुरू हुआ, उस वक्त वो मेरे से बड़ी स्टार थी इंडिया में. और उसी वक्त मेरी यूरोपियन टेलीविजन सीरीज बहुत बड़ी हिट हुई और हम इटली गए. और वहां जिस किस्म की स्टारडम मुझे मिली, it's what actors dream about. So इसके भी अजीब कॉन्सिक्वेंसेस थे. ये ऐसी स्टारडम थी जहां के परवीन और मैं जब गए, हम हर टेलीविजन शो पे, हर रेडियो शो पे, हर अखबार में, हर मैगजीन कवर पे हमारी फोटो हुआ करती थी. और इस दौरान हमें एक इनविटेशन मिला फ्रॉम जीना लोलोब्रिजिडा. उस वक्त इटली की 2 अंतरराष्ट्रीय स्टार थी, 2 इंटरनेशनल स्टार्स फ्रॉम इटली, जीना लोलोब्रिजिडा एंड सोफी लोरेन. तो जीना लोलोब्रिजिडा से इनविटेशन मिलना बहुत बड़ी बात थी और हम दोनों बहुत खुश. तो हम गए उनके घर और प्लान ये था कि उनके घर में उनके दोस्तों को मिलेंगे, उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाएंगे और we'll have a private dinner. प्रॉब्लम ये थी कि जिस उनके घर पहुंचा तो बड़ी कदर से उसने मुझे रिसीव किया, सबको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन परवीन के साथ उसने बिल्कुल बात तक नहीं की. और मैं देख रहा हूं कि परवीन का गुस्सा चढ़ रहा है और सब मेरे आसपास सैंडोकान की वाह कर रहे हैं. So I'm trying to balance between people praising me and Parveen getting angry. खैर, इसके बाद जीना हमें एक रेस्टोरेंट ले गई. हमारे साथ थे एयर इंडिया के मैनेजर सेसिल डिमेलो, जिन्होंने ये निमंत्रण हम तक पहुंचाया था. और जैसे हम रेस्टोरेंट में बैठे तो जीना फाइनली परवीन की तरफ देखती हैं और कहती हैं, एंड यू माय डियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर, फॉलोइंग द स्टार? आप क्या कर रही हैं यहाँ? स्टार का पीछा कर रही हैं? तो मुझे I was in a fix. It was ऐसी सिचुएशन जहां जिस बड़े स्टार ने मुझे इनवाइट किया है, जिसके हम गेस्ट हैं, जिसे मैं एडमायर करता हूं, उसने मेरी औरत को इंसल्ट किया है. तो मेरे कुछ कहने से पहले परवीन बोल पड़ी. She said, "No, Gina, I am with my man because I have a man." Huh? So मैं अपने आदमी के साथ हूं क्योंकि मेरी जिंदगी में एक आदमी है. तो फौरन परवीन बोली, लेट्स डांस. वहां एक बॉलरूम डांसिंग का बैंड कुछ म्यूजिक बजा रहा था, तो हम डांसिंग हमने शुरू की. फॉक्सट्रॉट
कर रहे थे और प्रवीण ने कहा मैं यहाँ से जा रही हूँ। क्या डांस फ्लोर छोड़ रही है? नहीं, मैं रेस्टोरेंट को छोड़ रही हूँ। रेस्टोरेंट को कैसे छोड़ सकती प्रवीण? अब जीना लॉरा ब्रिजिटा के गेस्ट हैं, उसे you can't just walk out of a dinner with Gina Lollobrigida. She said, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो जा रही हूँ। तो she started walking back to the table. मैं सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ? जीना लॉलोब्रिजिडा का अपमान करूँ या अपनी औरत को सपोर्ट करूँ, क्या करूँ? और मैंने सोचा कि नहीं, जीना has certainly insulted Parveen and I must stand by my woman. तो टेबल पहुंचते ही मैंने कहा, जीना आई एम वेरी सॉरी but we have to leave. No, this is not right. Dinner is coming. What are you doing? चिल्लाने लगी। मैंने कहा, जीना I'm terribly sorry. और परवीन के साथ मैं रेस्टोरेंट छोड़ के चला गया। तो ये ग्रैंड डिनर जीना लॉलोब्रिजिडा स्टार के साथ वहीं खत्म हो गया। तो इस किस्म के डिलेमास भी होते हैं स्टारडम के। इतने सारे ऐसे कई वाक्य हैं मेरी किताब में। इतने सारे किस्से हैं एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द हाइलाइट्स। मैं कहूंगी एक हाईलाइट रील है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज। यू नो, टू बी ऑनेस्ट बेदी साहब, अगर आपने ये किताब लिखी नहीं होती ना, तो मेरा नसीब नहीं होता कि मैं बैठकर आपसे इतने पर्सनल बातें कर सकूं। और ये पर्सनल बातें आपने हमें, यू नो, इट्स अ गिफ्ट, यू नो, टू फैंस हु सीन योर ट्रैजेक्टरी। एज आई सेड, यू नो, माय मेमोरी ऑफ यू वाज खून भरी मांग, जब मैं इतनी डर गई थी। लेकिन आई थिंक बहुत से लोग डरे थे उस फिल्म से। मुझसे बहुत से बच्चे डर गए थे, बहुत से लोग डर गए थे, लेकिन इट वाज माय मोस्ट सक्सेसफुल हिंदी फिल्म। एंड उसका भी एक अच्छा किस्सा है। मैं उस वक्त उन दिनों में हॉलीवुड में काम कर रहा था और टॉम सेलेक के साथ हवाई में मैग्नम पीआई की शूटिंग कर रहा था। तो हॉनोलुलु में बैठा था अपने होटल के कमरे में और फोन बजा। तो फोन उठाया मैंने और फोन पे थे राकेश रोशन। मैं गुड्डू, मैं उसे गुड्डू कहता हूँ, ऋतिक का नाम है डुगू। गुड्डू, मुझे क्यों फोन कर रहे हो? कहता है, कबीर मैं तुम्हें अपनी फिल्म में हीरो लेना चाहता हूँ। मैं कहा, बहुत अच्छा, लेकिन बॉलीवुड में सारे हीरो स्ट्राइक पे हैं, प्रॉब्लम क्या है? मुझे हवाई में क्यों बुला रहे हो? कहता है, नहीं, प्रॉब्लम यह है कि मेरी फिल्म में हीरो विलन बन जाता है और कोई हीरो करने को तैयार नहीं होगा, और अगर विलन को पहले से डालूं तो कोई सरप्राइज नहीं रहेगा। तुम ही हो जो हीरो भी हो सकते हो और विलन भी हो सकते हो, इसलिए मेरे लिए ये पिक्चर करो। उस वक्त हॉलीवुड में था, मैं सोच रहा था वापस आऊं ना आऊं। तो मैंने कहा, हीरोइन कौन है? रेखा। रेखा का नाम लिया तो बस आई डिसाइडेड इमीडिएटली। उस वक्त रेखा नेशनल अवार्ड विनर थी, उमराव जान में लेजेंडरी परफॉर्मेंस दे चुकी थी, और रेखा के साथ फिल्म करना मैं समझता था बहुत ही खुशकिस्मती की बात थी मेरे लिए। और तो मैं इंडिया आया इस फिल्म करने के लिए, और ये फिल्म इतनी हिट हो गई कि मुझे 2-3 और पिक्चरें मिल गई। तो फिर 2 पिक्चरें की, फिर हॉलीवुड वापस चला गया, तो ये चलता रहा। लेकिन किस तरह मुझे ये खून भरी मांग का रोल मिला, ये हवाई से शुरू होता है। बिल्कुल, जैसे कि हम कह रहे हैं बार बार कि ये इंटरव्यू जो है सिर्फ हाइलाइट्स हैं। ये किताब जो है इतनी कमाल की है बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टोरीज लाइक दिस। यू नो, एक बहुत ही इमोशनल चैप्टर है एंड टू मी दैट वाज अ चैप्टर दैट मेड मी सिंक, जहां पर यू नो सिद्धार्थ के बारे में आपने लिखा है। एंड ऑनेस्टली एज एन ऑडियंस हमें, आई मीन, आई न्यू ऑफ एडम, यू नो, लेकिन अब आपकी किताब को पढ़कर पता चला कि क्यों सिद्धार्थ, यू नो, ज्यादा मीडिया, यू नो, आई में शायद भी नहीं थे, बिकॉज ही वाज गोइंग थ्रू अ लॉट एंड व्हाट दैट डज टू अ फादर। एंड आपको इतने सारे रूप में हमें मिलने का मौका मिला, व्हिच इज व्हाई आई थिंक आई वांट टू से बिग थैंक यू फॉर डूइंग दैट। क्योंकि ये किताब लिखने से आपने अपने फैंस को एक इजाजत ही तो दी है कि आइए मैं आपको अपनी जिंदगी अपनी तरीके से बताता हूं। सो आई जस्ट वांट टू से अ बिग थैंक यू फॉर दैट बिकॉज वी फील सो मच क्लोजर टू यू नाउ। Thank you, Rohini. Thank you. It was a very difficult chapter to write because I had to relive everything that I experienced. अगर कोई बेटा अपने पिता को कहे कि आई एम थिंकिंग ऑफ सुसाइड, तो क्या गुजरती होगी पेरेंट के दिमाग में, और क्या करना पड़ता है उसे रोकने के लिए। और जब वो बात अल्टीमेटली ट्रेजेडी में खत्म होती है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, और वो पूरा अनुभव
जो मैंने जिया, मैंने सोचा मैं सच से लिखूंगा क्या हुआ from the time of knowing to the time of his passing। और ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी क्योंकि 25 साल का लड़का था, कार्नेगी मेलन कॉलेज का ग्रेजुएट था, इंटरनेट का मतलब मक्का समझिए, और इंटरनेट एज की शुरुआत ही हो रही थी, तो क्या क्या कर पाता अगर सब कुछ ठीक रहता। तो ये ट्रेजेडी और भी गहरी हो गई मेरे लिए, क्योंकि एक तो मेरा लड़का था और दूसरी उसका पोटेंशियल इतना था और वो पूरा नहीं कर पाया, तो दुख तो बहुत हुआ मुझे। और मैंने बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही इंट्रोस्पेक्शन के साथ ये चैप्टर लिखा है ताकि सबको पता चले क्या गुजरती है टू द एफ्लिक्टेड, जिनको ये प्रॉब्लम है, और उनको भी जो उनकी देखभाल करते हैं। बिल्कुल, Kabir Bedi the father, I would say, shown in that chapter as Kabir Bedi the actor, Kabir Bedi the lover, Kabir Bedi the husband, और इतने सारे रूप हैं और इसीलिए ये किताब पढ़ने लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया ये किताब हमें देने के लिए, and of course I would urge my lovely listeners to pick it up। जानिए कबीर बेदी साहब को, क्योंकि ये हमें मौका दे रहे हैं इनकी जिंदगी के बारे में जानने का। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, and I will see you soon। Thank you। Rahini, thank you so much for this wonderful interview, and been wonderful talking to you.